नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। जी हां, जैसे कि कार्यक्रम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। क्या कुछ चल रहा है कृषि जगत में, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। और कार्यक्रम के पहले भाग का नाम है कृषि गतिविधियां। तो चलिए बताते हैं आपको कि पहले भाग में आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2021 पेश किया जा चुका है और हर किसी की निगाह थी कि किसानों के लिए और कृषि के क्षेत्र के लिए क्या है इसमें विशेष। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट कि किसान, गांव और कृषि के क्षेत्र के लिए कौन कौन सी सौगातें ये बजट लेकर आया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से इस बार गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। इसके अलावा इनाम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर को कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब कृषि परिक्रमा के अगले भाग यानी साहित्य गतिविधि की बात करते हैं। इस भाग में हम बात करते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई पत्रिकाओं और पुस्तक के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद ही खास किताब के बारे में जिसका नाम है मुजफ्फरनगरी द बेस्ट मटन ब्रीड ऑफ इंडिया। इस किताब के बारे में बात की हमारी सहयोगी ज्योत्सना ने।
आपको बता दें कि डॉक्टर गोपाल दास जी जो हैं वो प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में। डॉक्टर दास, आज जिस किताब पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मुजफ्फरनगरी द बेस्ट मटन ब्रीड ऑफ इंडिया। मैं चाहूंगी इस पुस्तक को आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरह की है ये दिखने में और इसके लेखक कौन है। हाँ, इस किताब को मैम डॉक्टर अजय मंडल मुख्य लेखक हैं जी, और इन सहयोगी हैं डॉक्टर NK सिन्हा, डॉक्टर PK राव, डॉक्टर रॉय एंड डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी। तो डॉक्टर दास, इस किताब में किस तरह की जानकारियां जो हैं वो बकरी पालकों के लिए दी गई हैं? ये जो बुक है मुजफ्फरनगरी सीप की, ये एक मुजफ्फरनगरी एक भेड़ की नस्ल है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वर्तमान में भेड़ों की 44 नस्लें पाई जाती हैं और इन 44 नस्लों को या तो हम ऊन उत्पादन के लिए पालते हैं या फिर मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। मांस उत्पादन का मतलब मटन प्रोडक्शन जी। सीप के मीट को मटन कहते हैं और गोट वाले को चिवन कहते हैं। तो जिस नस्ल से हमें ज़्यादा मीट मिलता है सीप में, वो मुजफ्फरनगरी नस्ल है, क्योंकि इसकी जो ऊन की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उससे हम गलीचा बनाने में या अपने वस्त्र बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये स्पेशली मटन के लिए है और इसकी ग्रोथ 44 नस्लों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे संस्थान में 108 किलो का एक जानवर मौजूद है जी। एक जानवर का वजन 108 किलो, मोर देन 100 kg। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि कितना एक से मटन मिल सकता है, कितना बेस्ट हो सकती है। इसलिए इसको सबसे बेस्ट कहा गया है, सबसे ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। ये जो भेड़ है इसका पालन कहाँ कहाँ पे आसानी से जो है वो किया जा सकता है और कौन से क्षेत्र में या कौन से राज्यों में इसको ले जाकर इसका चयन जो हमारे वो जो किसान भाई हैं वो कर सकते हैं? क्या ये तमाम जानकारियाँ भी इसके अंदर दी हुई हैं? इसमें सब कुछ है। भेड़ पालन को हमने 4 भागों में बांटा है और उन 4 क्षेत्रों की नस्लें भी अलग अलग होती हैं। हम ठंडे क्षेत्र भी होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है जी। वहाँ की नस्लें महीन रेशा पैदा करती हैं। इसी तरह से जो हमारे देश का जो ड्राई क्लाइमेट है, गर्म जलवायु वाले प्रदेश हैं, राजस्थान जी, वहाँ की नस्लें गलीचा ऊन पैदा करती हैं। गलीचा जिसको हम कारपेट कहते हैं, और कारपेट में भी हम देखें तो एक चोकला और मागरा और नाली, 3 केवल 44 में से 3 नस्लें ऐसी हैं जो हमें गलीचा देती हैं। और बाकी साउथ की जितने भी दक्षिण भारत की नस्लें सब मांस उत्पादन के काम में आती हैं जी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नस्लें हैं, उनकी उपयोगिता अलग अलग है। बिल्कुल। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, इस किताब में केवल मुजफ्फरनगरी का पूरा डिटेल दिया गया है कि किसी के भेड़ पालन में ऊन से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता, जो मिलता है मांस उत्पादन से मिलता है। ठीक है। यदि हम ऐसी नस्ल से शुरू करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा मांस मिले, और ज़्यादा मांस के लिए मुजफ्फरनगरी इज़ द बेस्ट ब्रीड। बिल्कुल, इससे शुरू करेगा किसान तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो आपने मुजफ्फरनगरी के संबंध में दी है कि इसके क्या क्या ये जो भेड़ है इसकी क्या क्या खूबियां हैं और किस तरह का जो उत्पादन है वो इनसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसा मटन जो है वो इनसे प्राप्त किया जा सकता है। अब डॉक्टर दास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो किताब है ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? अभी ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है और इसका बहुत ही जल्दी का मतलब आने वाले 1 या 2 महीने में इसका हम हिंदी में रूपांतरण करके उसको तैयार करने वाले हैं। काम चल रहा है हिंदी पर बनाने में। जी। इसका मूल्य कितना है और कहाँ से इसे प्राप्त किया जा सकता है? ये जो किताब मैंने दिखाई थी इसका मूल्य केवल 40 रुपए था, लेकिन जो किताब वो आएगी इससे थोड़ा ज्यादा जानकारी उसमें होंगी तो उसकी कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास रहेगी। डॉक्टर दास, भेड़ पालन के लिए क्या आप किसी तरीके का आपका जो संस्थान है वो प्रशिक्षण भी प्रदान करता है क्या किसानों को? भेड़ पालन के लिए यदि आप पूरी तरह से प्रशिक्षण चाहते हैं तो जयपुर के पास एक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर है। जैसे कि बकरी की ट्रेनिंग केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में दी जाती है, उसी तरह से भेड़ पालन की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, जिला टोंक, राजस्थान से मिल जाएगी। उसकी भी वेबसाइट है उपलब्ध। जो भी किसान भाई या भेड़ पालन शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना चाहता है जी, तो भेड़ पालन के अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं डॉक्टर दास, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर और है, जो हमारे भेड़ पालक हैं, जो अगर ये मुजफ्फरनगरी का जो पालन करना चाहते हैं, अगर ये इसका चयन करते हैं, तो किस तरीके का, क्या कोई अलग तरीके का आहार जो है वो क्या इन भेड़ों को दिया जाता है, या फिर जिस तरीके से बाकी जो भेड़ें हैं वो बाहर हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें चरने भेज देते हैं, क्या वैसे ही रहती है इसकी भी? भेड़ एक ऐसा पशु है जो सबसे बेकार दाना चारा खाता है। जो दूसरे जानवर बकरी, गाय, भैंस जो छोड़ देते हैं, केवल भेड़ एक ऐसा बचता है कि उसको भी खा लेता है। तो अलग से ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक खिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बॉडी वेट में या बॉडी आकार में ज़्यादा है जी, तो इस न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहती है जी, तो बिल्कुल। जैसे हम यदि वैज्ञानिक भेड़ पालन करना चाहें तो हमें चराई के साथ साथ इस जानवर को कुछ दाना घर पर खिलाना पड़ेगा। आजकल बाजार में कंप्लीट फीड आते हैं, दाने आते हैं भेड़ के, बकरी के, जी, पैलेट के रूप में। पैलेट भी आते हैं और पिसे हुए भी आते हैं। और कुछ पशु की अवस्थाएं होती है, जैसे प्रेगनेंसी है, उसमें हमें करीब 300 ग्राम दाना रोज खिलाना है। इसकी प्रेगनेंसी 5 महीने की होती है, भेड़ और बकरी दोनों की। ठीक है। तो जो लास्ट के 45 दिन होते हैं, 1.5 महीना, उसमें हमें 300 ग्राम दाना इसको खिलाना है। उसका फायदा क्या होगा कि जो उसके बच्चे अंदर पल रहे हैं, एक तो स्वस्थ पैदा होंगे जी, जब उसकी बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद उसके नीचे यानी माँ के नीचे दूध पर्याप्त होगा, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनको भरपूर दूध मिलेगा। बिल्कुल। जब भरपूर दूध मिलेगा तो मजबूत होंगे, तो उनमें मृत्यु दर कम होगी। जी, तो ये दाना खिलाने का फायदा है। जी, तो डॉक्टर दास, ये तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा, और अब पहुंच गए हम अगले भाग में, जिसका नाम है कृषि शिक्षा। इस भाग में हम आपको कृषि शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, और इसी सिलसिले में आज आपको बताने वाले हैं बीएससी फिशरीज के बारे में, जो कि नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। हमारे युवाओं के लिए इस क्षेत्र में कई तरह के अवसर हैं, बस जरूरत है कि इसकी अगर वो पढ़ाई करें तो बेहतर तरीके से इसे अपना सकते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी फिशरीज के बारे में। विस्तार से चर्चा की इस कोर्स के बारे में हमारी सहयोगी मोनालिसा ने।
जो ये क्षेत्र है वो किस तरह का रोजगार का जो है अवसर युवाओं को देता है ताकि वो इसे देखते हुए इस कोर्स को अपनाएं, इसलिए सबसे पहले यही जानना चाहूंगी मैं, जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को अगर करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है, जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। जी। हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज और एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर। मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है, फॉर्म्स, वो कब मिलने लग जाते हैं? और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका, जैसा मैंने बताया, NTA.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है और उसमें आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है और 12th जीव विज्ञान भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है। जी बिल्कुल। अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जैसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। और इसको 4 साल करने के बाद आप किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि परिक्रमा में बात करते हैं मनोरंजन की, कला की। हमारा जीवन बिना मनोरंजन के नीरस है और कला हमारे जीवन में रंग भरती है। इसीलिए इस भाग को हमने नाम दिया है सांस्कृतिक झलक, जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी जी की एक ऐसी ही प्रस्तुति जिसे देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए कैसे वो अपने कला के माध्यम से द्रौपदी के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। पूर्व सुंदरी, दिव्य सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी, ये
सारे के सारे विशेषण मुझे दिए हैं मेरी सखियों ने। अपने विषय में मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं तो वही कह रही हूँ जो कुछ मेरे रूप को लेकर कहा है काव्य निपुण कवियों ने। साक्षात नारायण तुम्हारे सम्मुख है कृष्णा। इन्हें प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लो। श्री कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मती भव। हे परम पुरुष कृष्ण, यदि कृष्णा को आपकी शरण प्राप्त हो जाए तो एक पिता का दायित्व समाप्त हो जाए। यदि मेरा परामर्श माने तो स्वयंवर का आयोजन कीजिए इनके लिए। जो आर्यावर्त का श्रेष्ठ वीर हो, देवी कृष्णा का वरण भी वही करे। इसी के साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कृषि परिक्रमा के माध्यम से जो जानकारियां हमने आप किसानों तक पहुंचाई हैं, ज़रूर आप उसका उचित लाभ उठाएंगे और खेती किसानी को फायदेमंद बनाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ ही कृषि परिक्रमा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।